हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय यूट्यूब क्लास। तो जैसा कि प्रीवियस क्लास में हमने आपको बताया था गै-लुसैक्स लॉ के बारे में। जैसा कि आपने देखा था कि गै-लुसैक्स लॉ में प्रेशर और टेम्परेचर में रिलेशनशिप देखा गया था, जहाँ पे कि वॉल्यूम कांस्टेंट था। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे एवोगैड्रोस लॉ के बारे में, जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, बहुत ही इम्पोर्टेंट लॉ है। इसमें वॉल्यूम और अमाउंट में रिलेशनशिप देखेंगे। अमाउंट का मतलब यहाँ पे आप समझ जाओ नंबर ऑफ मोल्स। जैसा कि हमने आपको बताया था कि गैसियस लॉ हम पढ़ रहे हैं, और गैसियस लॉ में हमने बताया था कि गैस के 4 फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं, जैसे प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स। तो हमने बताया था कि किन्हीं दो क्वांटिटी को हम क्या करते हैं, कांस्टेंट रखते हैं, और किन्हीं दो में रिलेशनशिप ढूंढते हैं। तो यहाँ पे जो हम आज पढ़ेंगे एवोगैड्रोस लॉ में, यहाँ एवोगैड्रोस लॉ में वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स में रिलेशनशिप हम आज देखेंगे, जहाँ पे प्रेशर और टेम्परेचर को हमें क्या करना होगा, कांस्टेंट रखना होगा। कहने का मतलब एवोगैड्रोस लॉ में प्रेशर और टेम्परेचर को कांस्टेंट रखकर वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस में रिलेशनशिप देखा गया। ठीक है, तो हम देखते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द एवोगैड्रोस लॉ, या अगर हम सबसे पहले बात करें एवोगैड्रोस लॉ की, तो इन 1811 इटालियन साइंटिस्ट थे ये एवोगैड्रो। इन्होंने ट्राई किया कंबाइन कंक्लूजन देने की, किसका, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी और गै-लुसैक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम्स का, विच इज़ नाउ नोन एज एवोगैड्रोस लॉ। ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं इस टाइम पे, एवोगैड्रोस लॉ बोलते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द एवोगैड्रोस लॉ अगर हम बात करें, तो एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर द वॉल्यूम ऑफ एनी गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स नंबर ऑफ मोल्स। दिस इज द एवोगैड्रो लॉ। एवोगैड्रो लॉ में इसकी स्टेटमेंट से हमें जहाँ तक समझ में आ रहा है कि अगर हम देखें तो कांस्टेंट प्रेशर और टेम्परेचर पे जो कोई भी गैस का वॉल्यूम होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, नंबर ऑफ मोल्स के। नंबर ऑफ मोल्स मतलब स्मॉल एन। अगर इसमें हम देखें मैथमेटिकली, अगर हम बात करें तो मैथमेटिकली V, वॉल्यूम ऑफ एनी गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल एन इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस। अब यहाँ पे अगर V और N के बीच में जो प्रोपोर्शनैलिटी है, अगर इसको हम हटाते हो तो यहाँ पे कांस्टेंट आएगा K, जिसे हम क्या बोलेंगे, गैस कांस्टेंट। यहाँ पे देखो हमने 4 लॉ पढ़ा, जिसमें पहला बायल्स लॉ था, उसके कांस्टेंट को अगर हम K1 माने, और चार्ल्स लॉ के कांस्टेंट को K2 माने, और गै-लुसैक्स लॉ के कांस्टेंट को अगर हम K3 माने, तो यहाँ पर चौथा जो लॉ है दैट इज़ द एवोगैड्रो लॉ, इसके कांस्टेंट को हम K4 ले सकते हैं। जैसा कि एनसीईआरटी में आप देखोगे तो K4 लिखा हुआ है। दिस इज़ द फोर्थ लॉ, इसलिए K4 लिखा गया है। डिफरेंट गैसेस के लिए डिफरेंट गैस कांस्टेंट रखे गए हैं, K1, K2, K3, K4। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, V इक्वल टू K4 N। या तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, V इक्वल टू K, जैसा कि हमने V इक्वल टू K4N बताया, या तो हम लिख सकते हैं V अपान N इक्वल टू K4। ठीक है, तो इस तरीके से ये रिलेशन हुआ, एवोगैड्रोस लॉ का मैथमेटिकल रिलेशन है। इसमें जैसा कि आप जानते हो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 1 मोल ऑफ ए गैस हैज़ बीन डिटरमाइंड टू बी 6.022 इंटू 10⁻23। इसको हम क्या बोलते हैं, एवोगैड्रो कांस्टेंट। ठीक है, मतलब एवोगैड्रो नंबर, दिस इज़ द एवोगैड्रो नंबर NO, या फिर इसे NA से रिप्रेजेंट किया जाता है, जिसकी वैल्यू कितनी होती है, 6.022 इंटू 10⁻23। मोल कॉन्सेप्ट में हमने बताया था आपको। ठीक है, तो ये था मैथमेटिकल रिलेशन एवोगैड्रो लॉ का। नेक्स्ट है रिलेशनशिप बिटवीन डेंसिटी एंड मोलर मास ऑफ द गैस। देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा भी जा चुका है ये,
ठीक है, कि रिलेशनशिप क्या होता है डेंसिटी और मोलर मास पे, डेराइव भी करने के लिए कई बार पूछा है और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं कई बार न्यूमेरिकल्स। तो हम देखते हैं इसको कैसे करेंगे। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस कैन बी कैलकुलेटेड एज फॉलोज। जैसा कि आप जानते हो नंबर ऑफ मोल्स स्मॉल n से हम रिप्रेजेंट करते हैं। नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, गिवन मास हमने स्मॉल m मान लिया, एंड मालिकुलर मास हमने कैपिटल M ले लिया। ठीक है, स्मॉल n इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस इक्वल टू क्या होता है, मास ऑफ द गिवन गैस अपॉन मोलर मास ऑफ गैस। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ रिलेशन अगर देखा जाए तो n इक्वल टू स्मॉल m अपॉन कैपिटल M हम लिख सकते हैं। इसका मतलब अब हम जो रिलेशन देखे हैं अभी v इक्वल टू K4 स्मॉल n, तो इसमें अगर n की वैल्यू हम रखते हैं v इक्वल टू K4, n की वैल्यू अगर हम स्मॉल m अपान कैपिटल M रखते हैं तो इस तरीके से होगा। अब हम क्या लिख सकते हैं, अगर हम चाहें तो इसे कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं, स्मॉल m इक्वल टू K4 स्मॉल m अपान v। मतलब इस v को हमने यहाँ लाया और m को यहाँ पे ले आया, तो m इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, K4 स्मॉल m अपान कैपिटल V। अब जैसा कि आप जानते हो स्मॉल m अपान V किसको रिप्रेजेंट करता है, डेंसिटी को, D को रिप्रेजेंट करता है। तो इसका मतलब हम वहाँ पे m अपान V की जगह क्या लिख सकते हैं, D लिख सकते हैं। तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, कैपिटल M इक्वल टू K4 स्मॉल m अपान V की जगह हम क्या लिखेंगे, D लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा, कैपिटल M इक्वल टू K4 D हो जाएगा, K4 D हो जाएगा। यही क्या है, रिलेशन है, दिस इज द रिलेशन। या इसे हम क्या लिख सकते हैं, M अपान D इक्वल टू K4, ये भी ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे कैपिटल M क्या है, दिस इज द मोलर मास ऑफ द गैस एंड D इज द डेंसिटी ऑफ द गैस। तो इस रिलेशन से बहुत ध्यान से समझो इस बात को, इस रिलेशन से जो कि हमने अभी रिलेशन निकाला है, रिलेशन क्या था, कैपिटल M इक्वल टू K4 D। अब इस रिलेशन से अगर हम देखें तो साफ हमें पता चल रहा है कि जो डेंसिटी है गैस की, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, मोलर मास ऑफ द गैस के, मोलर मास ऑफ द गैस। मतलब किसी भी गैस का जो मोलर मास होता है, ठीक है, वो डेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, मतलब डेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, बोथ आर प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। यहाँ पे किसी भी गैस का मोलर मास जितना बढ़ेगा उसकी डेंसिटी भी क्या होगी, उतनी ज़्यादा होगी। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक की हम बात करते हैं, दैट इज़ आइडियल गैस इक्वेशन। अब देखो बच्चों, आइडियल गैस इक्वेशन को पढ़ने से पहले हमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये जानना होगा कि आइडियल गैस होता क्या है। जैसा कि आइडियल गैस इक्वेशन आपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा, लेकिन अगर यहाँ पे हम बात करें आइडियल गैस की, तो हम उन सारे गैसेस को आइडियल गैस बोलते हैं जो बॉयल्स लॉ को, चार्ल्स लॉ को और साथ में एवोगैड्रो लॉ, इन सारे लॉ को जो गैसेस स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं, ठीक है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, आइडियल गैस बोलते हैं। ऐसी गैसेस जो बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रोज लॉ, इन सारे लॉ को स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं, उन्हें हम आइडियल गैस बोलते हैं। वैसे आइडियल गैस हाइपोथेटिकल है। आइडियल गैस क्या है, हाइपोथेटिकल होता है। वैसे नेचर में अभी तक ऐसी कोई भी गैस नहीं है जो कि 100% आइडियल हो। कुछ हद तक हाइड्रोजन है, H2 गैस कुछ हद तक आइडियल बिहेवियर शो करता है, ठीक है,
कह सकते हैं 98% के आसपास, सॉरी 96% के आसपास, 95 to 96% आइडियल हम कह सकते हैं H2 गैस को। लेकिन 100% कोई भी गैस अभी तक आइडियल नहीं है नेचर में। अगर कोई भी गैस आइडियल होगी तो उसका रीज़न क्या होता है कि आइडियल गैस में कोई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता ही नहीं। बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जैसा कि आपने क्लास 9th में भी पढ़ा है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता ही नहीं आइडियल गैस में। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर नॉट प्रेजेंट बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। लेकिन अगर हम बात करें तो प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो हमें कुछ ऐसे ग्राफ प्लॉट करते हैं, जैसा कि अभी हम नेक्स्ट इसी चैप्टर में आगे पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ द आइडियल बिहेवियर ऑफ द गैसेस। ठीक है, तो किस सिचुएशन में किस तरीके से कोई भी गैस डेविएट करती है आइडियल गैस से। वैसे नेचर में जितनी भी गैसेस हैं वो सभी नॉन आइडियल हैं, तो कहीं ना कहीं आइडियल गैस से डेविएट करती हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अभी डेविएशंस हम आगे पढ़ेंगे। तो हम बात करते हैं यहाँ पे आइडियल गैस इक्वेशन की। तो आइडियल गैस इक्वेशन में हमने क्या बताया कि जब आइडियल गैस इक्वेशन में 3 लॉज, वैसे कौन कौन से, बायल्स लॉ, मेनली बायल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और एवोगैड्रोस लॉ को जब कंबाइन किया जाता है, ऐसे मेनली इन सारे लॉज को जब कंबाइंड किया जाता है एक साथ, ठीक है, तो वहाँ पे जो इक्वेशन मिलता है हमें, उसी इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, आइडियल गैस इक्वेशन बोलते हैं। अब अगर हम देखें तो बायल्स लॉ के अकॉर्डिंग एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे बायल्स लॉ के अकॉर्डिंग हमने क्या पढ़ा था, V इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू P। और चार्ल्स लॉ के अकॉर्डिंग हमने पढ़ा था V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T एट कांस्टेंट प्रेशर और उसके बाद एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर पे हमने एवोगैड्रोस लॉ में पढ़ा V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल n। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि जो वॉल्यूम है किसी भी गैस का बायल्स लॉ के अकॉर्डिंग अगर देखें तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर के, और चार्ल्स लॉ के अकॉर्डिंग देखें तो किसी भी गैस का जो वॉल्यूम होता है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एट कांस्टेंट प्रेशर। और गैलुसैक्स लॉ में क्या बताया गया है, वहाँ पे भी टेम्परेचर का रोल है, तो उसको भी हम कंबाइन कर सकते हैं, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ठीक है, लेकिन मेनली इन 3 लॉज को कंबाइन करके अगर हम डिराइव करते हैं आइडियल गैस इक्वेशन को तो ज़्यादा आसानी से हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ मोल्स के अकॉर्डिंग टू द एवोगैड्रो लॉ। ठीक है, तो इस तरीके से इन तीनों इक्वेशन को, इक्वेशन 1 मान लिया हमने, इसको इक्वेशन 2, इसको इक्वेशन 3, इन तीनों इक्वेशंस को अगर हम कंबाइंड करते हैं तो ऑन कंबाइनिंग ऑफ दीज 3 इक्वेशंस V is directly proportional to the number of moles and temperature upon inversely proportional to the pressure। ये होगा according to the equation 1, 2 and 3। वॉल्यूम किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, नंबर ऑफ मोल्स के और टेम्परेचर के, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रखेंगे, और प्रेशर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था इसलिए हमने इसको इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रखा, तो V इक्वल टू NT/P लिखा जा सकता है। अब इसे हम क्या लिख सकते हैं, या तो इसे हम लिख सकते हैं यहाँ पे मल्टीप्लाई अगर होता है या प्रोपोर्शनैलिटी यहाँ पे अगर हटती है, PV डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू NT हम लिख सकते हैं, या यहाँ पे अगर प्रोपोर्शनैलिटी को हम हटाते हैं तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आता है दैट इज़ R। क्या आता है, RNT। तो R एक गैस कांस्टेंट होता है, R क्या होता है, गैस कांस्टेंट। वैसे इसको PV इक्वल टू nRT लिखा जाता है। ठीक है, अच्छे तरीके से इसको हम कैसे लिखते हैं, PV इक्वल टू nRT। तो यहाँ पे R जो है आपका, ये R क्या है, आपका गैस कांस्टेंट है। R क्या है, आपका गैस कांस्टेंट है। तो इस इक्वेशन को, मतलब ये जो इक्वेशन है PV इक्वल टू nRT, इसी को हम बोलते हैं आइडियल गैस इक्वेशन।
ठीक है, आइडियल गैस इक्वेशन। एंड वेयर आर इज प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। तो अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ अगर हम बात करें तो आर, जैसा कि आपको हमने बताया कि गैस कांस्टेंट है, तो इस आर को यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट भी कहा जाता है। एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है, इसको नोट कर लेना, इसे यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट भी कहा जाता है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ और अगर हम देखें तो आइडियल गैस इक्वेशन जो होता है इज अ रिलेशन बिटवीन 4 वेरिएबल्स। आइडियल गैस इक्वेशन जो होता है जनरली 4 वेरिएबल्स का रिलेशन होता है, प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स का। अगर टेम्परेचर की बात की जा रही है तो प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स, इन चारों का क्या होता है, ये रिलेशन होता है। आइडियल गैस इक्वेशन इज अ रिलेशन बिटवीन 4 वेरिएबल्स एंड इट्स डिस्क्राइब्स द स्टेट्स ऑफ एनी गैस। ये क्या करता है, आइडियल गैस डिस्क्राइब करता है, डिस्क्राइब्स द स्टेट ऑफ एनी गैस, स्टेट ऑफ एनी गैस, किसी भी गैस का स्टेट, किसी भी गैस की स्टेट को ये डिस्क्राइब करता है, इसलिए इसे हम इक्वेशन ऑफ स्टेट भी बोलते हैं। इसलिए आइडियल गैस इक्वेशन को, आइडियल गैस इक्वेशन PV इक्वल टू nRT को इक्वेशन ऑफ स्टेट भी कहा जाता है, इक्वेशन ऑफ स्टेट। तो बच्चों ये आइडियल गैस इक्वेशन था जिस पे हम न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, तो आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं। ओके, थैंक यू, हैव अ गुड डे।